नमस्कार दोस्तों। आइए तो आज की कक्षा को प्रारंभ किया जाए। हम कक्षा में पढ़ाई के दौरान जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया। और मॉडर्न इंडिया में चूँकि हम लोग देख रहे हैं भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो कब को हो गया, लेकिन मुख्य तौर पर यह देख रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में साम्राज्य की स्थापना। और उस साम्राज्य की स्थापना में ब्रिटिश कंपनी ने सबसे पहले यूरोप से आई सभी कंपनियों को पिछाड़ा। उसको पछाड़ते हुए फिर भारत के अन्य जो क्षेत्रीय राजा हैं उन सभी क्षेत्रीय राजाओं को क्या कर रहे हैं, पछाड़ रहे हैं। उसी क्रम में मैंने बताया था कि कुछ उन्होंने नीति अपनाया, उस नीति के तहत, उसकी रणनीति के तहत इस सभी बिंदुओं को जानने का प्रयास किए। फिर मुख्य तौर पर जो इसके समक्ष जो चुनौती हैं एक बड़े राज्य के रूप में, वो है बंगाल, मराठा, मैसूर। और ये बंगाल, मराठा, मैसूर को किस प्रकार पराजित करेंगे उसके संदर्भ में भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आइए सभा को प्रारंभ करते हैं। बंगाल, मैसूर और मराठा, इन तीनों राज्यों को जब हम पढ़ लेंगे तो पढ़ने के क्रम में फिर हम देखेंगे कि ब्रिटिश कंपनी इन तीनों राज्यों को किस तरह अपने राज्य में शामिल करने में एक भूमिका निभा रही है, उसके संदर्भ में बात करेंगे। तो देखते हैं मैसूर के बारे में। जो मैसूर था वो वाडियार वंशों के अधीन हुआ करता था। चूँकि मैसूर वाले इलाका में वाडियार वंश का प्रभुत्व था, तो ये वाडियार वंशी लोग के अधीन हुआ करता था मध्यकाल में। कौन? मैसूर। लेकिन वाडियार वंशों से जो मैसूर था वो छीन लिया था हैदर अली। कौन छीन लिया था? हैदर अली। चूँकि जो हैदर अली था एक कुशल सेना नायक था, तो इन्होंने सेना के लिए आधुनिकीकरण का प्रयास किया, सेना में मॉडर्निटी का प्रमाण दिया। आधुनिकीकरण के अंतर्गत इन्होंने डिंडीगुल में शस्त्रागार खोला था। शस्त्रागार कहाँ खोला था? हैदर अली तो डिंडीगुल में। इसके साथ साथ यह एक बहुत बड़े डिप्लोमेट था, कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। कौन? मैसूर। तो मैसूर के बारे में यह एक छोटा सा परिचय है कि मैसूर वाडियार वंशों के अधीन था, उससे छीन लिया हैदर अली। चूँकि हैदर अली एक कुशल सेना नायक था, सेनापति था, उसके साथ साथ जो हैदर अली था वो सेना में आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया। उसके तहत इन्होंने डिंडीगुल में शस्त्रागार खोले। चूँकि यह एक अच्छा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति भी थे, तो इस तरह से क्या है, मैसूर के बारे में एक छोटा सा परिचय है। लेकिन मैसूर राज्य पर कंट्रोल करने के दौरान ब्रिटिश कंपनी ने कुल 3 से 4 लड़ाइयाँ लड़े हैं। उन सभी लड़ाइयों का जो ऑर्डर है उसको हम लोग जान लेंगे। जैसे में पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है वो 1767 से लेकर 1769। इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि जो ब्रिटिश था वो चाहा कि मराठा और निजाम को हम अपने ओर मिला लेंगे, और उन मराठा और निजाम को अपने ओर मिलाकर मैसूर पर हम क्या करेंगे, अपना आधिपत्य जमा लेंगे। लेकिन चूंकि मैसूर हैदर अली के नेतृत्व में था और हैदर अली चूंकि एक बहुत ही अच्छे कूटनीतिज्ञ था, ऐसे में हैदर अली जो क्षेत्रीय राजा थे, हैदराबाद का निजाम और इधर मराठा, इन दोनों राजाओं को कूटनीतिक मात देते हुए अपने खेमे में मिला लिया। ऐसे में ब्रिटिश कंपनी अपना शिकंजा हैदराबाद और हैदराबाद का निजाम और मराठा पर नहीं कर पाए। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो मैसूर का जो शासक है हैदर अली, उस पर कंट्रोल करने में ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं असफल की ओर रहे। तो इस तरह से आप कहा जा सकता है। प्रश्न क्या बनता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा और निजाम अंग्रेजों के अधीन से लड़े थे? उत्तर है नहीं। क्या किया था? मैसूर का जो शासक था हैदर अली, उन्होंने ऑलरेडी अंग्रेजों से पहले हैदराबाद के निजाम और मराठा को कूटनीतिक मात देते हुए अपने खेमे में शामिल कर लिया था। तो ये चीज़ है जो आपको समझना था आंग्ल मैसूर युद्ध के प्रथम युद्ध में। तो ये चीज़ को क्लियर हो गया। आगे देखते हैं दूसरा।
दूसरा जो युद्ध हो रहा है वो 1780 से 1784। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिशर्सों ने यह सोचा कि हम क्या करेंगे, हैदराबाद का जो निज़ाम है और मराठा है उसको हम अपने खेमे में ले लेंगे, और लेने में बहुत हद तक शामिल भी हुआ। लेकिन फिर भी इस युद्ध में क्या हुआ, मराठा और मैसूर और निज़ाम तीनों एक तरफ हो गए थे और ब्रिटिश एक अलग खेमे में चला गया था, अपने आप को अकेला महसूस किया था। उसके तरफ से मराठा, मैसूर, निज़ाम आदि का समर्थन नहीं मिला। ऐसे में क्या हुआ कि हैदर अली का मृत्यु इसी में हो गया है 1782 में। जब इसमें हैदर अली का मृत्यु हो जा रहा है 1782 में, तो कहीं ना कहीं जो जो मैसूर का जो कंट्रोल है वो कमज़ोर पड़ा। और यहीं पे इसके बाद हैदर अली का बेटा जो शासक बना अगला, वो बना कौन, टीपू सुल्तान। पहला युद्ध में क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने मैसूर पर आधिपत्य नहीं जमा पाया, मराठा और निज़ाम को नहीं मिला पाया, अर्थात युद्ध जो था बराबरी पर छूटा। तो मद्रास की संधि हुई। कौन संधि हुई, मद्रास की संधि हुई। लेकिन 1780 से 84 में क्या हो रहा है, मराठा और निज़ाम और मैसूर तीनों एक तरफ है, ब्रिटिश कंपनी एक तरफ है, फिर भी यहाँ पे युद्ध जो था बराबरी पर छूटा। ऐसे में इसी के अधीन इसी काल के अधीन 1782 में हैदर अली का मृत्यु हो गया। और चूंकि युद्ध बराबरी पर छूटा ही था, तो अंग्रेज़ों और इन सभी नवाबों के बीच मंगलौर की संधि हुआ। कौन संधि, मंगलौर की संधि हुई। पहला युद्ध खत्म हुआ, मद्रास की संधि। दूसरा युद्ध बराबरी पर छूटा, खत्म हुआ, तो मंगलौर की संधि। लेकिन तीसरा युद्ध में आप क्या देख रहे हैं कि हैदर अली का मृत्यु तो यहीं पे हो गया है 1782 में। जब हैदर अली का मृत्यु हुआ तो शासक कौन बना, इसका बेटा टीपू सुल्तान बना। तो तीसरा जो युद्ध हो रहा है 1790 से 92, इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश का जीत हो गया बड़े पैमाने पर। अब ब्रिटिश का जीत क्यों हो गया था, इसके बारे में एक छोटा सा परिचय लीजिए। चूँकि हैदर अली एक बहुत ही अच्छा कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ व्यक्ति था, तो ऐसे में वो मराठा और निज़ाम को अपने खेमे में रखने में सक्षम था। लेकिन यहाँ पर हैदर अली का मृत्यु हो गया, तो उसका अगला सुल्तान उसका बेटा बना टीपू सुल्तान। और चूँकि टीपू सुल्तान उतना अच्छा डिप्लोमेट और कूटनीतिज्ञ नहीं था, तो ऐसे में वह मराठा और निज़ाम, चूँकि उसके ही क्षेत्रीय शासक और राजा थे, उसको अपने खेमे में मिलाने में असफल रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि मराठा और निज़ाम किसके खेमे में चले गए, अंग्रेज़ों के खेमे में। तो मुख्य तौर पर देखें, तीसरी लड़ाई में जो 1790 से 92 के बीच हो रही है, इसमें ब्रिटिश जीत गए। और जब ब्रिटिश जीते थे तो किसके सहयोग से, मराठा और निज़ाम। और जब मराठा और निज़ाम के सहयोग से जीते थे, तो फाइनली क्या हुआ, टीपू सुल्तान हारा। और जब टीपू सुल्तान हारा, तो उस पर युद्ध का जो हर्जाना था उसको चुकाने के लिए बाध्य किया गया। और चूँकि उस समय टीपू के पास उतना बड़ा संसाधन भी नहीं था, तो टीपू को कहा गया कि हम आपको कुछ अतिरिक्त समय देते हैं, समय लीजिए और जो युद्ध का हर्जाना है तो चुकाना होगा। युद्ध का हर्जाना कितना था, तो अंग्रेज़ों ने उस पर युद्ध का हर्जाना थोपा 3 करोड़ रुपया। चूँकि युद्ध में उतना खर्च भी नहीं हुए थे, लेकिन युद्ध का हर्जाना चुकाने के लिए बाध्य किया गया टीपू सुल्तान को, कितना, 3 करोड़ रुपया। और टीपू सुल्तान चूँकि युद्ध का हर्जाना ना चुकाया, चूँकि खजाने में पैसा नहीं थे, तो ऐसे में उसके 2 बेटे को बंदी बना लिया गया। बंदी बनाकर कहा गया जब आप जो युद्ध का रकम है वो आप चुकाएंगे तो पुनः इसे आज़ाद कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ है जो आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात क्या आ रहा है, ठीक है टीपू तो हारा, लेकिन टीपू हारा तो हारने का कारण एक यह भी बन सकता है कि अंग्रेज़ों को मराठा और निज़ाम का सहयोग मिला था। तो उसके बदले मराठा और निज़ाम को अंग्रेज़ क्या दिया, तो अंग्रेज़ क्या दिया, जो टीपू का जो राज्य था मैसूर, उसको जीता। जीतने के पास एक हिस्सा जो हैदराबाद का जो निज़ाम था उसको एक हिस्सा दिया, और मुख्य तौर पर कृष्णा और पेन्नार नदी का जो इलाका था। अब यहाँ पे कृष्णा नदी और पेन्नार नदी का जो इलाका है, अब नदी के पास का कोई भी इलाका होता है तो जोग्राफिक रूप से आप देखें, भौगोलिक रूप से देखें, तो वो
कृषि और पैदावार के लिए एक बहुत ही अच्छा भूमि भूखंड होता है। तो ऐसे में ये इसका आगे चल के यहाँ से अच्छा रकम कमाएंगे। दूसरी बात, मराठा को क्या दिया, तो तुंगभद्रा नदी का जो उत्तर का इलाका था वो मराठाओं को दे दिया। कौन? अंग्रेज। और अपने पास स्ट्रेटेजिकली और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण का जो क्षेत्र इलाका था उसको कौन रखा? अंग्रेज रखा। डिंडीगुल वाला इलाका, चूँकि डिंडीगुल था जहाँ पे शस्त्रागार था, वहाँ पे वेपन्स हथियार बनते थे, तो ये वाला क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों को कौन रखा? स्वयं अंग्रेज अपने पास रखा। तो ये जो ऑर्डर है ये चीज़ समझ में आपको आ गया होगा। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि टीपू हार क्यों गया। अब टीपू हार क्यों गया, तो टीपू की कुछ पहले तो विशेषताएं था। आखिर टीपू का क्या विशेषताएं था, उस विशेषताओं के बारे में जान लेंगे। तो टीपू के अगर विशेषताओं को देखें तो पॉइंट नंबर पहला है अंत तक लड़ना। इसकी पहली विशेषता क्या है? अंत तक लड़ना। अब जो टीपू है वो एक अंत तक लड़ता है। वो अन्य राजाओं की तरह ना जीतने के संदर्भ में वो अन्य राजाओं के तरह अंग्रेजों के शरण में आत्मसमर्पण नहीं करता है। यह क्या करता है? अंत तक लड़ता है, यानी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग सोचता है कि कोई भी वैसा मतलब जुगाड़ लगाकर, कोई भी ऐसा नीति नियम बनाकर हम अंग्रेज़ों को मैसूर वाले क्षेत्र से और उसके अन्य वाले क्षेत्र से क्या करें? भगा दें। ये ऐसा सोच किस में है? टीपू सुल्तान में है। तो इसकी पहली विशेषता क्या है? अंत तक लड़ना। दूसरा, अन्य राजाओं से अलग। अन्य राजाओं से अलग का मतलब क्या? कि अन्य राजा जितना आसानी से अंग्रेज़ों के शरण में आत्मसमर्पण कर दिया, यह इस तरह से नहीं कर रहा है। यह सोच रहा है कि हो सके तो कल बेहतर हो, और इस कल में अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए जो जो तरीके और जो जो आइडिया अपनाया जाना चाहिए उसका ये परिचय दे रहा है। कौन? टीपू सुल्तान। तीसरा है, वह आर्थिक प्रबंधन के लिए कर में वृद्धि व व्यापारिक उपाय कर रहा है। कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मैसूर का क्या है? शासक है। ऐसे में कोई शासक अगर अपने राज्य के लोगों पर यानी अपना प्रजा पर टैक्स लगाता है तो क्या एक अच्छा राजशाही का पहचान है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पे जो टीपू टैक्स लगा रहा है अपने राज्य के लोगों पर, वो पॉजिटिविटी को देखते हुए लगा रहा है, क्योंकि वह सोच रहा है कि हम अगर अंग्रेज़ों को भगाना चाहते हैं तो ऐसे में हमें आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से सशक्त होना होगा। तो उतना सारे पैसे कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए हो सकता है अपने लोगों पर थोड़ी टैक्स बढ़ाया जाए। तो ये जो काम है सकारात्मक पक्ष के लिए किया जा रहा है। तो ये चीज़ें थी। अगला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधियों का नेटवर्क तैयार कर रहा था। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है, टीपू जानता था कि जो अंग्रेज है इसका इंटरनेशनल संगठन है और इंटरनेशनल स्तर पर इसका प्रचार और प्रसार है, उपनिवेश है, इसका कॉलोनी है। तो ऐसे में हम यदि अंग्रेज़ों को मैसूर वाले क्षेत्र से और भारत के कई इलाकों वाले क्षेत्र से इसको खदेड़ना चाहते हैं तो यूरोप के अन्य अन्य जो देश हैं उससे भी सहयोग लेना होगा। मुख्य तौर पर उन्होंने अफ़गान, तुर्की, फ्रेंच आदि जैसे देशों से इन्होंने क्या लिया? सपोर्ट और समर्थन लिया। हालांकि यह समर्थन ज़्यादा सफल नहीं हो पाया, इसलिए कई तरह के ऐसे इतिहासकार हैं जो टीपू सुल्तान को कहते हैं कि यह स्वयं भी भावावेशी और अव्यावहारिक था, क्योंकि सोच तो रहा है आउट ऑफ थिंकिंग, लेकिन समय पे कोई सहायता नहीं मिला। ना तो तुर्की सहायता किया, ना अफ़गान, ना फ्रेंच, इस तरह से समर्थन मिला ही नहीं। तो ये एक अल्टरनेटिव सोच से अपने प्लानिंग को सफल बनाने में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझ में आया। दूसरा, वह नौसेना का विकास का उपाय कर रहा था। टीपू यह भी जानता था कि अगर हम ब्रिटिशर्स को भारत के भूमि से, भूखंड से अगर खदेड़ भी दिए तो हम समुद्र तो नहीं सुखा पाएंगे, यह स्वयं समुद्र में शरण ले लेंगे। इसका उदाहरण आप बहुत अच्छा है, समझिए। कोलकाता में जब आप देखें कि सिराजुद्दौला नवाब बनता है तो सिराजुद्दौला के काल में
अंग्रेज़ों ने कोलकाता के फोर्ट विलियम किला पर अपना किलाबंदी कर रहे थे। उस किलाबंदी के दौरान अंग्रेज़ों ने वहाँ के स्थानीय पॉलिटिकली इंटरफेरेंस भी कर रहे थे। तो ऐसे में सिराजुद्दौला नवाब ने अंग्रेज़ों से कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप अपना किला खाली कीजिए। लेकिन उन्होंने ये जो सिराजुद्दौला थे, इनके बातों को क्या किया, मानने से इनकार कर दिया। ऐसे ने नवाब सिराजुद्दौला उसके फोर्ट विलियम किला पर आक्रमण कर देता है, और जब आक्रमण कर दे रहा है तो वहाँ से लोग जो यहाँ बंगाल में कोलकाता में जो सिराज यहाँ पे इनके फोर्ट विलियम किला पर आक्रमण कर रहा है, इस आक्रमण के बाद जो अंग्रेज हैं यहाँ पे आकर फुल्टा द्वीप में एक टापू है, वहाँ पे रुक गए। और फिर साउथ इंडिया से, मद्रास से क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में यहाँ पे पूरी प्लानिंग की जाती है, और फिर जाया जाता है बंगाल, और किस तरह से मीर जफर को मिलाकर पुनः बंगाल को जीतने का नीति, नियम और षड्यंत्र किया जाता है। तो यही टीपू सुल्तान कह रहा है कि अगर हम भूखंड से अंग्रेजों को खदेड़ भी दे तो समुद्र तो नहीं सुखा पाएंगे, क्योंकि वह समुद्र का स्वामी है। तो ये चीज़ है जो टीपू अपना दिमाग लगाकर इस तरह के गतिविधियां कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ गया। दूसरा, वह फ्रेंच क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबियन क्लब ज्वाइन किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब होता है 1789 में, तो वहाँ पे राजशाही सत्ता को उखाड़ फेंककर लोकतंत्र बहाल किया जाता है। ऐसे में फ्रांस में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था जैकोबियन क्लब। वह अपने आदर्शों में, मूल्य आदर्शों में समतावादी था, लोकतंत्रवादी था, स्वतंत्रतावादी था, मानवतावादी था। तो इससे प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब ज्वाइन किया और अपने राज्य के लोगों से, यानी मैसूर वासियों से कहा कि हे मैसूर वासियों, आज से मैं सुल्तान नहीं हूँ, आज से मैं एक नागरिक टीपू हूँ। सभी नागरिकों में से मैं प्रथम नागरिक हूँ, और नागरिक क्या हूँ, प्रथम नागरिक हूँ। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, समझना है। जैकोबियन क्लब ज्वाइन किया कौन, तो टीपू सुल्तान। आगे देखते हैं। टीपू पुनः शक्ति बढ़ाने के लिए मैसूर वासियों पर कर लगाया। इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा जो पॉइंट है वो ये आ रहा है, नागरिक से कहा, टीपू आह्वान किया, नागरिकों से टीपू का आह्वान किया। आह्वान क्या किया, जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया कि हे मैसूर वासियों, आज से मैं सुल्तान नहीं हूँ, मैं नागरिक टीपू हूँ, आप में से ही प्रथम नागरिक हूँ, नागरिक टीपू। तो ये आह्वान किया। अगला, फ्रेंच व तुर्की, अफगान व तुर्की फ्रेंच से यह सहयोग का आशा कर रहा था, जो समय पर नहीं मिला। आगे, वह मैसूर वासियों से यह अपेक्षा कर रहा था कि उसमें राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की भावना हो। अगर जिस देश में रहने वाले लोगों के अंदर यदि इस तरह के भावना ना हो, राष्ट्रवाद का भावना ना हो, तो वो अंततः क्या होते हैं कि दूसरे का गुलामी आसानी से स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस समय टीपू सुल्तान मैसूर वासियों में राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की भावना विकसित करना चाहता है, उस समय वहाँ के लोग अनमेच्योरिटी में हैं। वहाँ के लोग उस अवस्था में अभी फले फूले ही नहीं हैं। और चूँकि जो टीपू सुल्तान है वो फ्रेंच में रहने वाले लोगों की तरह मैसूर वासियों को देखना चाह रहे हैं कि इसमें लोकतंत्र का विकास हो, इसमें समाज का विकास हो, राष्ट्रवाद का विकास हो। तो ये कैसे पॉसिबल है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये थिंक जो कर रहा था वो कुछ अलग ही सोच रहा था, प्रयत्न कर रहा था। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इतना बिंदुओं को जान लेने के बाद जो अगला बात आता है, वो बात ये आता है कि इतना सकारात्मक पक्ष को प्रयास करने के बाद भी टीपू सुल्तान यदि हार गया तो क्यों हार गया, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। तो याद रखिए क्यों हार गया, टीपू क्यों हार गया। तो पहला बात तो यही है कि 1782 में ही कमज़ोर हो गया था, क्योंकि 1782 में जब ये युद्ध हार गया, जब ये युद्ध हारा तो इस पर 3 करोड़ का हर्जाना चुकाने को कहा गया।
इसके 2 बेटे को बंदी बना लिया गया। तो ऐसे में जब कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाए तो अपने आप को वो टूट जाएगा। तो 1782 में ही यह कमज़ोर हो गया। पहली पॉइंट जाएगा। दूसरा, अन्य सैन्य व आर्थिक उपाय को भलीभूत होने का मौका भी नहीं मिला। यानी इस समय का जो आप अंग्रेज़ों में गवर्नर जनरल देखिएगा तो लॉर्ड वेलेज़ली था, और लॉर्ड वेलेज़ली एक बहुत बड़ा आक्रामकवादी गवर्नर जनरल था। यह टीपू सुल्तान को इतना मौका भी नहीं दिया कि टीपू सुल्तान कुछ आउट ऑफ थिंकिंग सोच सके, कुछ अलग सोच के कुछ सकारात्मक पक्ष अपने राज्य के बचाने के लिए कर सके। तो कुछ मौका भी इसको नहीं मिला। मुख्य रूप से कोई सैन्य और आर्थिक सहयोग नहीं मिला। दूसरा, युद्ध में कोई कूटनीतिक सहयोग भी नहीं मिला। यानी मराठा और निजाम जैसे पड़ोस का जो राज्य थे, इसका सहयोग भी नहीं मिला। अगला पॉइंट है, जनता का सहयोग एवं समर्थन भी नहीं मिला, चूँकि जनता में अभी राष्ट्रवाद, लोकतंत्र नाम का कोई भेद ही नहीं है। आगे, वह स्वयं भी भावावेशी और अव्यावहारिक था। स्वयं भी भावावेशी और अव्यावहारिक का मतलब क्या है, ऐसे समझिए। टीपू सुल्तान अफ़गान, तुर्की, फ्रेंच जैसे दूर दूर यूरोप के अन्य क्षेत्रों में जाकर यह अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें सहयोग मिले, लेकिन आपके पड़ोस के जो राज्य है मराठा और निजाम, आप उसको अपने खेमे में लाने में असफल हो जा रहे हैं। तो ऐसे में स्वयं भी आप अव्यावहारिक हैं, अतः हिस्टोरियन आपको भावावेशी ही कहेगा। तो ये चीज़ें थे कि इनके बारे में, ये टीपू सुल्तान के बारे में, कि इतना करने के बाद भी आखिर टीपू हार क्यों गया। तो हार जाने का कारण इसका सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें था, और ये सोच कुछ रहा था। तो ये सब पॉइंट था जो ये सोच रहा था, और चूँकि यह सोचा लेकिन अपने पिता हैदर अली की जैसा व्यवहारिक नहीं था, अपने पड़ोस के राज्य को ही अपने खेमे में मिलाने में सफल नहीं हो पाए। तो इस तरह से आज की चर्चा को यहीं पे समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।